हेलो स्टूडेंट्स, स्थानीय विकास पर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में 1970 के दशक में और उसके बाद स्थानीय स्वशासन की दिशा में क्या किया गया, क्या विकास हुआ। आप जान चुके हैं कि जैसे जैसे पंचायती संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण हुआ, निर्वाचन के आधार पर उनका गठन हुआ, वैसे वैसे उसमें बुराइयां भी हावी होने लगी। 70 के दशक तक आते आते हम ये देखते हैं कि जो पंचायती राज से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए थे, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के साधन के रूप में पंचायती संस्थाएं, या ग्रामीण लोकतंत्र के विस्तार के रूप में पंचायती संस्थाएं, इन सभी दृष्टिकोणों में एक तरह का संघर्ष देखने को मिलता है 1970 के दशक में। सब मिलाकर पंचायती संस्थाएं गुटबाजी का शिकार हुई, नौकरशाही और राजनेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी और जनता भी कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही थी उसमें। पंचायती संस्थाओं के सामने धन के अभाव की समस्या भी थी। तो ऐसी स्थिति में इन पंचायती संस्थाओं पर फिर से विचार करने के लिए, इनका मूल्यांकन करने के लिए और इनकी सफलता के विषय में सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति के नेतृत्व में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। तो ये जो समिति बनी वो अशोक मेहता समिति के नाम से जानी जाती है। और 1977 में जब जनता दल की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस समय इस समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की और अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में जो बातें कही गई, जो सुझाव दिए गए, वो बहुत लंबे चौड़े थे। 132 सिफारिशें इस समिति के द्वारा की गई। इन सिफारिशों में कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिला परिषद और मंडल पंचायत, यानी अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायतों की उपेक्षा की और जिले को और ब्लॉक को प्रमुख महत्व प्रदान किया। दूसरी सिफारिश इसकी ये थी कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए और सभी विकासात्मक कार्यों का केंद्र बिंदु जिले को बनाया जाए। गांव से संबंधित जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनका निर्माण जिला परिषद द्वारा किया जाए और यही जिला परिषद विकास कार्यों में सामंजस्य स्थापित करे और नीचे की जो भी संस्थाएं हैं ब्लॉक लेवल पर, उनका भी मार्गदर्शन करें। तीसरा सुझाव ये दिया गया कि पंचायती संस्थाओं को समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों को करना चाहिए। ये सुझाव पहले भी एक समिति के द्वारा दिया गया था। अशोक मेहता समिति ने भी इस पर सहमति जारी की कि पंचायती संस्थाओं को अपने कार्य समितियां बनाकर करना चाहिए। हर समिति को एक खास कार्य सौंपा जाना चाहिए और जिला परिषद के द्वारा उसका निरीक्षण और मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। समिति का ये भी सुझाव था कि जिलाधीश सहित जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको जिला परिषद के अधीन रखा जाए, यानी जिला परिषद को बहुत महत्व प्रदान किया गया अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट। इसके साथ समिति ने यह भी कहा कि जो न्याय पंचायतें हैं उनको विकास पंचायतों से अलग रखा जाए, यानी न्याय कार्य को संपन्न करने के लिए, विवादों के समाधान के लिए
अलग न्याय पंचायतों का गठन किया जाए और जो सामान्य पंचायतें हैं उनको ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व दिया जाए। जो न्याय पंचायत गठित की जाए उसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश करें और निर्वाचित न्याय पंचायत को उस न्यायाधीश के साथ संबद्ध किया जाए। यानी न्याय पंचायत को वास्तव में अगर न्याय प्रदान करने का कार्य करना है तो उससे न्यायाधीशों को संबद्ध किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया अशोक मेहता समिति के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक कर लगाने का अधिकार दिया जाए। पहले भी इस तरह का सुझाव विभिन्न समितियों के माध्यम से दिया जा चुका था और इस सुझाव के पीछे पर्पज यही था कि पंचायती संस्थाएं आत्मनिर्भर बन सकें और वो राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता पर निर्भर न रहे। समिति ने ये भी सजेस्ट किया कि पंचायतें व्यवसाय कर लगा सकती हैं, मनोरंजन कर लगा सकती हैं, भवन और भूमि कर लगा सकती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव जो अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था पंचायतों के विषय में वो ये था कि पंचायती चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी पंचायत के चुनाव भी दलगत आधार पर होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र की प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। तो अगर ग्रामीण स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है तो वहां भी राजनीतिक दलों को एंट्री देनी होगी। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर संपन्न कराए जाने चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए चुनाव क्षेत्र सुरक्षित होने चाहिए और महिलाओं के लिए भी स्थानों का आरक्षण किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात विभिन्न समितियों के द्वारा कही गई। इन दो बिंदुओं पर लगभग सभी समितियों ने जोर दिया। अशोक मेहता समिति ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को दलगत आधार पर या राजनीतिक कारणों के आधार पर पंचायती संस्थाओं को समय से पहले समाप्त नहीं करना चाहिए, उन्हें पदच्युत नहीं करना चाहिए। यानी राज्य सरकार की दखलंदाजी, अनावश्यक दखलंदाजी पंचायती संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए, तभी वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पहल के अनुसार कार्य कर सकती हैं, करों की उगाही कर सकती हैं, विकास योजनाओं का निर्माण कर उनका प्रॉपर क्रियान्वयन कर सकती हैं। अशोक मेहता समिति ने यह भी कहा कि गांव के जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष मंच गठित किए जाने चाहिए और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत की जाती है उसका खर्च कैसे हुआ, इसके विषय में नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना चाहिए, लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और ये सामाजिक अंकेक्षण जिला स्तर पर एक अभिकरण का गठन करके और विधायकों की एक समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिला परिषद में एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो जिले में सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में कार्य करे और पिछड़े हुए वंचित वर्गों के हितों में रुचि ले सके। अशोक मेहता समिति का यह भी सजेशन था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे सड़क, पेयजल, चिकित्सा, रोजगार और शिक्षा। आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने भी जो पूरा मॉडल दिया उसमें भी उन्होंने
गांवों को शहरों से कनेक्ट करने और गांव में शहरी सुविधाओं के विस्तार की बात कही थी। तो इस तरह से अशोक मेहता समिति के सजेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उसका एक सजेशन ये भी था कि विकास संबंधी जितने भी कार्य हैं वो जिला परिषद को हस्तांतरित कर देने चाहिए और विकास प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको जिला परिषद के अधीन रखा जाना चाहिए। यानी जिला परिषद को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया अशोक मेहता समिति के द्वारा। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने मंडल पंचायत को, जिसको पंचायत समिति कहते हैं, उसको महत्व दिया था, मध्यवर्ती पंचायत को, ब्लॉक पंचायत को महत्व दिया था, वैसे ही अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में जिला परिषद को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। उसको विकास की धुरी बनाया गया, पंचायती राज का केंद्र बिंदु बनाया गया। एक और सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया कि जन समर्थन प्राप्त करने के लिए, जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए शैक्षिक इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए। एनजीओज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त कर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बना सकें, पंचायत के माध्यम से लोकतंत्र के विस्तार को साकार रूप दे सके। तो समिति के सुझाव महत्वपूर्ण थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जनता सरकार का जल्द ही पतन हो गया और इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। हालांकि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों की ये कहकर आलोचना की गई कि इसने गांव को पंचायती राज की बुनियादी इकाई नहीं माना, जबकि गांव भारत के विकास की धुरी है, बुनियाद है। प्रोफेसर माहेश्वरी ने भी कहा कि राजनीतिक संस्थाएं खाली स्थान में कार्य नहीं करती है और गांव जो एक जीवंत और बुनियादी इकाई है, इसकी अवहेलना कर अशोक मेहता समिति ने बिल्कुल ऐसे ही समाधान का सुझाव देने का जोखिम उठाया है। हमें गांव के पूर्ण सजीव व्यक्तित्व को पूरी तरह समझकर इसके आधार पर विकेंद्रीकृत रचना का निर्माण करना होगा। यानी इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया अशोक मेहता समिति को कि इसने जिला परिषद को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन गांवों की उपेक्षा की। अशोक मेहता समिति के बाद अन्य बहुत सारी समितियों की भी नियुक्ति की गई। 1980 के दशक में हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों की पंचायत राज की भूमिका के बारे में रुचि बढ़ती है और इस रुचि बढ़ने का परिणाम ये होता है कि इन पंचायती संस्थाओं को मजबूत बनाने के प्रयास किए जाते हैं। योजना आयोग ने भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण विकास के कार्यों में, कार्यक्रमों में पिछले दशकों में अपार वृद्धि हुई है। ये और ज्यादा सफल हो सकते हैं विकासात्मक कार्यक्रम बुनियादी तौर पर अगर पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। तो इस दिशा में सोचते हुए 1985 में और 86 में समितियों की नियुक्ति एक बार फिर की गई। GKV राव समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने क्या सजेस्ट किया कि ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं तैयार करने, निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाए। क्यों? क्योंकि वे जनता के अधिक निकट है। पंचायतों को गांव के लोगों से संपर्क करने की सुविधा, विधानसभा के सदस्य आसानी से ग्रामीण जनता से संपर्क नहीं कर सकते,
लोकसभा के सदस्य नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य जो उसी गांव में रहते हैं, गांव के लोगों से प्रतिदिन मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो गांव के विकास के लिए अधिक अच्छी तरह योजनाएं बना सकते हैं। तो योजनाएं बनाने का कार्य और निर्णय लेने का कार्य, लागू करने का कार्य, ये सभी कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। समिति ने ये सुझाव दिया कि जिला स्तर पर विशेष रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और बैंकों, शहरी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधानसभाओं के सदस्य और सांसद भी इसमें सम्मिलित होने चाहिए। यानी जिला परिषद में इन सभी को भी शामिल किया जाना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक महिलाओं और कमजोर वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और राव समिति ने ये सजेस्ट किया कि पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्ष होना चाहिए। जिला स्तर पर सभी कार्यालय स्पष्ट रूप से जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। अशोक मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार इसने भी जिला परिषद को महत्व दिया। हालांकि ग्राम लेवल पर पंचायतों को भी महत्व प्रदान किया, लेकिन जिला स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ज्यादा जोर दिया। इस समिति का भी सुझाव था कि जिला परिषद को अपने कार्य समितियों के माध्यम से करने चाहिए और राज्य सरकारें पंचायतों को जो अनुदान देती है, उस अनुदान की धनराशि क्या होगी, कितना अनुदान वो देंगी, इसका निर्धारण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष बाद किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होता रहे, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया गया राव समिति के द्वारा। अब जिला परिषद के नीचे जिला पंचायत के नीचे पंचायत समिति यानी क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाना चाहिए और उसका गठन भी जिला परिषद जैसा ही होना चाहिए। यानी उसमें भी प्रतिनिधित्व व्यापक आधार पर होने चाहिए। जो उस खंड के सांसद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के सदस्य हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। महिलाओं को, कमजोर वर्गों को क्षेत्र समिति यानी खंड पंचायत में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हर गांव में एक ग्राम सभा होनी चाहिए। समिति ने जिस बात पर विशेष बल दिया वो ये था कि ग्राम और मंडल स्तर पर बच्चों, महिलाओं और प्रौढ़ों के कल्याण के लिए एक उप समिति का गठन होना चाहिए, जिस समिति की सदस्य मुख्य रूप से महिलाएं ही होनी चाहिए। इस समिति ने गांव में समाज सेवी संस्थाओं के विकास पर भी जोर दिया, जिनकी सहायता से पंचायतों को कार्य करना चाहिए। अब राव समिति के बाद 86 में LM सिंघवी समिति नियुक्त की गई। इसको भी पंचायतों की समीक्षा करने का अधिकार और कर्तव्य सौंपा गया। इस समिति ने सिफारिश किया कि संविधान में एक नए अध्याय को जोड़कर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक पहचान और संरक्षण दिया जाना चाहिए और जन सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय शासन को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में देखना चाहिए। यानी उनको पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, जिसमें जनता अपनी पहल पर अपनी आवश्यकताओं, अपनी समस्याओं के समाधान का विकल्प ढूंढ सके, उसके आधार पर योजनाएं बना सके और उन्हें क्रियान्वित कर सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों को अधिक क्षमतावान बनाने के लिए
वो ज्यादा सक्षम होकर कार्य कर सकें, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि गांव का पुनर्गठन किया जाए, हर गांव का सीमांकन फिर से किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जितने भी विवाद उत्पन्न होते, चाहे इलेक्शन को लेकर हो या उनके कार्य को लेकर हो, अधिकार क्षेत्र को लेकर हो, इन विवादों के समाधान के लिए हर राज्य में एक पंचायती राज ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो पंचायतों से जुड़े हुए विवादों का समाधान कर सके। और सिंघवी समिति ने भी सजेस्ट किया, अन्य समितियों के समान ही, कि पंचायतों को प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उनको पर्याप्त वित्तीय संसाधन अर्जित करने के उपाय करने चाहिए, यानी उनको वित्तीय स्वतंत्रता, वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सिंघवी समिति की सिफारिशें थीं और इनमें से कई सिफारिशों को आगे चलकर सरकार के द्वारा माना भी गया। खासतौर से इसका ये जो सजेशन था कि पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, इसी सजेशन के मुताबिक 1993 में और 94 में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन किया गया और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पीके थुंगन समिति का गठन भी 1988 में किया गया और इस समिति का गठन विशेष रूप से जिला योजना के लिए, जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का हो, इस पर विचार करने का कार्य इस समिति को सौंपा गया। इस समिति ने भी LM सिंघवी समिति के समान ही पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी और जिला परिषद को पंचायती राज का केंद्र बनाए जाने का सुझाव दिया था। समिति की सिफारिश थी कि जिलाधीश को, DM को जिला परिषद का अधिशासी अधिकारी बनाया जाए। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि जिलाधीश को विकास तथा प्रशासन में सहायता देने के लिए कलेक्टर के पद के अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जिलाधीश के ऊपर जब विकासात्मक कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ी तो हर जिले में विकास अधिकारियों की अलग से नियुक्ति की गई, विकास आयुक्तों की नियुक्ति की गई, CEOs बनाए गए। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विकासात्मक कार्यों को जिले के साथ जोड़कर कैसे इन दोनों कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सके, इसके लिए पीके थुंगन समिति ने ये सजेशन दिया था। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1992 में, जो 93 में पारित हुआ। विभिन्न समितियों ने जैसा सुझाव दिया था, खासतौर से LM सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति की पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो इनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए ये दोनों संशोधन अधिनियम लाए गए, जिनमें से 73वें संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से था, जबकि 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित था ये अधिनियम। अब इस अधिनियम के विषय में आप पिछली क्लासेस में जान चुके हैं। शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या मुख्य प्रावधान किए गए। पहली बात तो ये कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, जिसे पंचायत का शीर्षक प्रदान किया गया, और इस भाग में अनुच्छेद 243 जोड़ते हुए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया। इस अधिनियम ने ग्राम सभा का प्रावधान किया कि गांव में सबसे निचले स्तर की जो संस्था होगी वो ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस गांव के सभी वयस्क नागरिक होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जैसा बलवंत राय मेहता समिति ने सजेस्ट किया था, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। हर गांव में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत में उनके लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, और ये कहा गया कि आरक्षण की ये प्रक्रिया बारी बारी से पंचायत क्षेत्र के सभी सीटों में की जाती रहेगी। यानी एक बार एक इलेक्शन में अगर कुछ गांवों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो अगले इलेक्शन में उनके स्थान पर किसी और पंचायत को चुना जाएगा आरक्षित सीट के लिए। तो रोटेशन के आधार पर बारी बारी से उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये सजेशन भी पहले कई समितियों के द्वारा दिया जा चुका था। उसी को अमल में लाते हुए इस अधिनियम में प्रावधान जोड़ा गया महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का। जितनी भी पंचायती संस्थाएं हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, उन पदों पर भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार को कानून बनाना होगा। राज्य सरकारें कानून बनाकर पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं पंचायती संस्थाओं में। इस अधिनियम के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया कि 5 वर्ष से अधिक इनका कार्यकाल नहीं होगा। अगर समय से पहले ये भंग की जाती है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 महीने की अवधि में नए चुनाव आवश्यक होंगे। अधिनियम का मुख्य प्रावधान ये भी था कि राज्य में चुनाव में जो अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार है, व्यक्ति है, वो पंचायत के चुनाव में भी भाग नहीं ले सके। कोई व्यक्ति अयोग्य है या नहीं है, इस संबंध में अगर कोई विवाद उठता है तो उस विवाद के निस्तारण के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे, कानून बनाकर प्राधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और विवाद के समाधान की प्रक्रिया भी निश्चित करेंगे कि किस प्रक्रिया के आधार पर अयोग्यता से संबंधित विवाद का समाधान किया जाए। अधिनियम का खास प्रावधान ये है कि पंचायती संस्थाओं को शक्तियां और दायित्व प्रदान करने का कार्य राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। यानी राज्य विधानमंडल हर राज्य का जो अधिकार सौंपना चाहेगा पंचायतों को, उन्हीं को सौंप सकता है। तो राज्य सरकार का नियंत्रण, उसकी इच्छा यहाँ भी दिखाई देती है इस संशोधन अधिनियम में। हालांकि बहुत हद तक पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता देते हुए ये प्रावधान किया गया कि स्थानीय स्तर पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के साथ साथ पंचायतों को भी होगा, और राज्य सरकार जो कर इकट्ठा करेगी स्थानीय स्तर पर, उसका वितरण राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य किया जाएगा। लेकिन पंचायतें स्वयं जो कर लगाएंगी अपने क्षेत्रों में, वो उनके हिस्से में जाएगा, उनके कोष में जमा होगा।
तो आर्थिक क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता तो नहीं दी गई, लेकिन बहुत हद तक स्वायत्त बनाने की कोशिश की गई। अधिनियम ये भी प्रावधानित करता है कि हर 5 वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और इनके मध्य अनुदान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायतों के लेखे और उनके लेखा परीक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाकर प्रावधान कर सके। पंचायतों के चुनाव के लिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसको उसके पद से उन्हीं कारणों और पद्धतियों से हटाया जा सकेगा जिन कारणों पर, जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और लास्टली, ये जो संशोधन अधिनियम है ये कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। कहाँ ये लागू नहीं हुआ? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है, यानी यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं है। बाकी सभी प्रांतों में इस संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, उनको अधिकार प्रदान किए जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाएगी, वित्त आयोग की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का प्राचीन काल से लेकर अद्यतन कैसा विकास हुआ है। हर स्टेज पर, हर काल में स्थानीय स्वशासन के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। इन संस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं उभर कर सामने आई, उनकी कमजोरियां दिखाई दी, जिनको दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिन समितियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिन सुझावों को सम्मिलित करते हुए लास्टली 1993 में जो 2 संशोधन अधिनियम पारित किए गए, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके माध्यम से पंचायत संस्थाओं को बहुत हद तक सशक्त बनाने, स्वायत्त बनाने और लोकतांत्रिक विकास का, राजनीतिक शिक्षा का साधन बनाने का प्रयास किया गया है।